बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन, आज हम 32nd लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे जो हमने लेक्चर 16 से लेके 30 लेक्चर्स तक पढ़ा। 31st लेक्चर में हमने 1 से 15 तक रिवाइज किया था। अब बाकी जो 16 से 30 लेक्चर्स तक है उनकी रिवीजन करेंगे। RSA is the best known and by far the most widely used general public key encryption algorithm. First published by Revis, Schemmer and Edelman of MIT in 1978. The Revis, Schemmer, Edelman scheme has since the time ruled supreme as the most widely accepted implemented general purpose approach to public key encryption. तो बेसिकली ये RSA एक पब्लिक की इंक्रिप्शन का एक मेथड है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। It is based on exponentiation in a finite field over integers modulo a prime using large integer, for example 1024 bits. Its security is due to the cost of factoring large number. Basically RSA को जो है 1997 में 3 पर्सन से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया, डेवलप किया और इन्हीं के नाम से इसको जो है RSA एल्गोरिथम बनाया गया। बेसिकली ये वेल नोन और वाइडली यूज पब्लिक की स्कीम है एंड इस ये लार्ज इंटीजर्स को यूज करते हुए वर्क करता है। 1024 बिट्स के ऊपर ये काम करता है और इसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ये लार्ज नंबर की फैक्टरिंग करता है। तो फैक्टराइजेशन जो है वो टेक ऑर्डर ऑफ ई पावर लॉग एन लॉग एन ऑपरेशन जो कि हार्ड है। RSA की इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के हवाले से अगर बात करें तो दी स्कीम डेवलप्ड बाय रिविस, शेमर एंड एडलमैन मेक यूज ऑफ एक्सप्रेशन विद एक्सपोनेंशियल्स। प्लेन टेक्स्ट इज इंक्रिप्टेड इन ब्लॉक्स। तो जो प्लेन टेक्स्ट है वो ब्लॉक की फॉर्म में इंक्रिप्ट होता है विद ईच ब्लॉक हैविंग ए बाइनरी वैल्यू लेस देन सम नंबर n. द एक्चुअल RSA encryption and decryption computation are each simply a single exponentiation mode n. Both sender and receiver must know the value of n. तो उसमें यह है कि सेंडर और रिसीवर दोनों को वैल्यू ऑफ n का पता होना जरूरी है। The sender knows the value of E and only receiver knows the value of D. Thus, this is a public key encryption algorithm with a public key of E and N. PU is equal to EN and a private key of PR is equal to DN. The message must be smaller than the modulus. The magic is in the choice of modulus and exponent which make the system work. तो RSA इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अंदर जो है उसमें हमारे पास जो पब्लिक की है उस हवाले से हम अगर बात करें तो ये ऑब्टेन करता है पब्लिक की ऑफ द रेसिपिएंट PU इज इक्वल टू EN और फिर इसके बाद ये कंप्यूट करता है C इज इक्वल टू ME mod N वेयर M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन N. डिक्रिप्शन के लिए हम क्या करेंगे? इंक्रिप्शन के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। डिक्रिप्शन के लिए यूजेस द प्राइवेट की PR DN उसको हम यूज करेंगे एंड कंप्यूट करेंगे MC⁻D mod N. डेफी-हेलमन की एक्सचेंज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स PKCSS begins with a decryption of one of the earliest and simplest PKCS. डेफी-हेलमन की एक्सचेंज
The first published public key algorithm appeared in the seminal paper by Duffy and Hellman. तो जैसे RSA एक पब्लिक की के ऊपर एक एल्गोरिदम बनाया गया, इसी तरीके से डैफी हेलमन जो है ये भी एक एल्गोरिदम बनाया गया जो कि पब्लिक की के ऊपर बेस करता है. दैट डिफाइंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड इज जनरली रेफर टू एज डैफी हेलमन की एक्सचेंज. तो बेसिकली ये उसी नाम से बनाया गया, उन पर्सन्स के नेम से, और इसको डैफी हेलमन की एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है. द कॉन्सेप्ट हैड बीन प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड इन ए क्लासिफाइड रिपोर्ट इन 1970s बाय विलियमसन. तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी 1970s में जो है वो दे दिया गया था एंड सब्सिक्वेंटली डीक्लासिफाइड इन 1987. The purpose of the algorithm is to enable two user to securely exchange a key. तो इसका पर्पस ये था कि जैसे हमने पब्लिक और प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट को देखा था, तो जो सिमेट्रिक की है या प्राइवेट की सीक्रेट की का जो वन की का कॉन्सेप्ट था, तो उसमें एक की दोनों सेंडर रिसीवर शेयर करते हैं. अगर वो की हैक हो जाती है या उसको कोई अटैकर गेट कर लेता है तो फिर सारी कम्युनिकेशन जो है उसमें उसको डिसरप्ट कर सकता है. पब्लिक प्राइवेट की के अंदर भी कीज का कॉन्सेप्ट था कि उसमें पब्लिक की जो है वो कॉमनली अवेलेबल है और प्राइवेट की जो है सिर्फ रिसीवर के पास है. अब यह है कि इसमें इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट आता है कि की एक्सचेंज का, की मैनेजमेंट का, अगर प्रॉपरली अगर उसको मैनेज कर सकते हैं तो देन हमारे पास जो है वो चांस जो है अटैकिंग के या उसके चांस कम हो सकते हैं या नहीं हो सकते. तो अब डैफी हेलमन के अंदर भी जो अप्रोच है उसके अंदर भी की एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है. द एल्गोरिथम इटसेल्फ इज लिमिटेड टू एक्सचेंज ऑफ सीक्रेट वैल्यूज. A number of commercial products employ this key exchange technique. तो बहुत सी कमर्शियल प्रोडक्ट में भी इस चीज को जो है अप्लाई किया गया है. तो फर्स्ट पब्लिक की टाइप स्कीम proposed by Duffy Hellman in 1976. Practical not known now known that Williamson's secretly proposed in the concept in 1970s. Practical method for public key exchange of a secret key used in number of commercial products. तो बहुत से commercial product में इसको use किया जा रहा है और इसका basic purpose जो था वो to enable two user to secretly exchange key. Then a public key distribution scheme इसमें क्या है कि cannot be used to exchange an arbitrary message. तो इसमें यह है कि हम arbitrary message के लिए Duffy Hellman की exchange को use नहीं कर सकते. Rather it can establish a common key known only to the two participants. दो participants को इसके keys के बारे में जो है पता होना चाहिए. तो value of the key depend on the participant and their private and public key information. मैन इन द मिडिल अटैक, उसके हवाले से हमने बात की थी कि डार्थ प्रिपेयर्स बाय क्रिएटिंग टू प्राइवेट पब्लिक कीज. एलिस ट्रांसमिट हर पब्लिक की टू बॉब. तो डार्थ इंटरसेप्ट दिस एंड ट्रांसमिट हिज फर्स्ट पब्लिक की टू बॉब. तो नॉर्मली क्या है कि अगर हम देखें कि बॉब और एलिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अब उनकी कम्युनिकेशन के दरमियान कोई थर्ड पर्सन आके अटैक करता है और उसकी कम्युनिकेशन को जो है डिस्टर्ब करता है. तो डार्थ आल्सो कैलकुलेट ए शेयर्ड की विद एलिस. तो डार्थ ऐसा भी कह सकता है कि वो एलिस के साथ कोई शेयर्ड की जो है वो कैलकुलेट कर ले और बॉब रिसीव द पब्लिक की एंड कैलकुलेट द शेयर की विद डार्थ इंस्टेड ऑफ एलिस. तो फिर उसकी जो कम्युनिकेशन है जो एलिस और बॉब की हो रही थी वो बाद में अगर बीच में डार्थ है वो कैलकुलेट करके शेयर्ड की, तो इस तरीके से वो बिहेव करेगा कि जैसे उसकी वैलिड यूज़र है और वो बॉब के साथ उसकी कम्युनिकेशन जो है उसके साथ भी होना शुरू हो जाएगी और शेयर्ड की वो गेट कर लेगा और उसकी एलिस के साथ भी कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगी. तो इसको ये हमारा जो है मैन इन द मिडल अटैक का कॉन्सेप्ट आता है. बॉब ट्रांसमिट हिज पब्लिक की टू एलिस. डार्थ इंटरसेप्ट this and transmit his second public key to Alice. Darth calculate a share key with Bob
Alice received the key and calculate the shared key with Darth instead of Bob. अब वो इस तरीके से शेयर करेगी और Darth can intercept, decrypt, re-encrypt, forward all message between Alice and Bob. Algamel cryptography हमने डिस्कस किया था कि Algamel announced a public key scheme based on discrete logarithms closely related to Diffie-Hellman techniques. The Algamel crypto system is used in some form in a number of standards, including the digital signature standard DSS and the S-MIME email standards. As with Diffie-Hellman, the global element of Algamel are a prime number of Q and A, which is a primitive root of Q. User A generates a private public key pair as shown. The security of Algamel is based on the difficulty of computing discrete logarithms to recover either x given y or k given k. Algamel cryptography, basically this crypto system related to Diffie-Hellman, or it uses exponentiation in finite field. Algamel मैसेज एक्सचेंज को हमने फिर डिटेल के साथ देखा. उसमें बेसिकली किस तरीके से हो रहा है कि हमारे पास जैसे मैसेज है, प्लेन टेक्स्ट है, तो एलिस जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अगर उसकी प्राइवेट की पब्लिक की के थ्रू हम उसकी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा था, तो अलगैमल में भी मैसेज एक्सचेंज उसी तरीके से हो रहा होता है. तो इसमें यह है कि एलिस की पब्लिक की के साथ इसको हम एनक्रिप्ट करेंगे एंड देन जो एलिस है उसकी प्राइवेट की से वो उसको डिक्रिप्ट करके मैसेज को गेट कर लेगा. एंड अलगैमल मैसेज एक्सचेंज के बाद फिर हमने हैश फंक्शंस को देखा था. हैश फंक्शंस में जो है वो हैश वैल्यूज कैलकुलेट करके तो जो है उसकी उसको यूज़ करता है, मुख्तलिफ फंक्शंस बनाए उसमें. तो सिक्योर हैश फंक्शन जो है वो SHA-1, SHA-2 एंड SHA-3 जो है वो डिज़ाइन किए गए. इनको हम देखते हैं कि बेसिकली हैश फंक्शंस क्या हैं. हैश फंक्शन इज कंडेंसेस आर्बिट्रेरी मैसेज टू फिक्स साइज. तो वो एक फिक्स साइज में उसको जो है कंडेंस कर देता है. हैश वैल्यू कैसे गेट करते हैं, जो मैसेज है उसके ऊपर हम हैश फंक्शन अप्लाई करके हैश वैल्यू गेट करते हैं. यूजुअली अज्यूम हैश फंक्शन इज पब्लिक. हैश यूज्ड टू डिटेक्ट चेंजेस टू मैसेज वांट ए क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन. उसके लिए उसके क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन जो है रिक्वायर्ड होता है. कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड डाटा मैपिंग टू स्पेसिफिक हैश वन वे प्रॉपर्टी. तो ये कंप्यूटेशनली जो है ये इनफिजिबल है कि हम डाटा मैपिंग उसकी हैश फंक्शन के साथ कर सकें. कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड टू डाटा टू सेम हैश कोलिजन फ्री प्रॉपर्टी. तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास टू डाटा टू सेम हैश फंक्शन के दो डाटा हैं, उनका हैश वैल्यू एक हो. हर डाटा की ऊपर जब हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी. क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे पास कोई मैसेज वेरिएबल लेंथ का मैसेज है, उसके ऊपर हम जब हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें हैश वैल्यू h मिल जाएगी. सिक्योर हैश एल्गोरिथम SHA की हम बात करते हैं. SHA बेसिकली ओरिजिनली डिजाइंड बाय NIST and NSA in 1993, was revised in 1995 as SHA-1. US standard for use with DSS signature scheme. Standard is FIPS 180-1 1995, also Internet RFC 3174. Based on design of MD4 with key differences, produces 160-bit hash values. तो 160-bit hash values basically ये produce करता है. Recent 2005 result on security of SHA-1 have raised concern on its use in future application. तो
इसको जो है फ्यूचर एप्लीकेशन में इसको यूज़ करने के लिए रिकमेंड किया गया है। SHA के डिफरेंट वर्जन्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि SHA 1, 224, 256, 384 एंड 512 जो डिफरेंट बिट साइज है उस लिहाज से उसको किया गया है। एंड देन उसके मैसेज डाइजेस्ट साइज, मैसेज साइज, ब्लॉक साइज, वर्ड साइज, उस लिहाज से सारे स्टेप्स हैं कि किस तरीके से हर वर्जन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई, मैसेज साइज या ब्लॉक साइज कैसे इंक्रीज होता रहा। तो SHA 5.2 जो है वो हमारा इस वक्त लेटेस्ट जो है वो चल रहा है, जिसमें डाइजेस्ट साइज 5.2 का है, मैसेज साइज 2 पावर 128 का है एंड ब्लॉक साइज 1024 का है। तो इसी तरीके से वर्ड 564 का है, नंबर ऑफ स्टेप्स जो है इसमें 80 हैं। SHA 1 के बाद SHA 1 नॉट येट ब्रोकन बट सिमिलर टू ब्रोकन MD5 एंड SHA 0 सो कंसिडर इनसिक्योर। तो SHA 0 को और MD5 को तो ब्रेक किया गया, 1 को अभी तक ब्रेक नहीं किया गया, बट यह है कि इसको इनसिक्योर समझा जा रहा है। तो SHA 2 स्पेशली SHA 5.2 सीम्स सिक्योर, तो वो ज़्यादा सिक्योर नज़र आ रहा है। शेयर सेम स्ट्रक्चर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन एज predecessor so have concerns। तो NIST announced in 2007 a competition for SHA 3 next generation NIST hash function। तो जो है NIST ने एक कंपटीशन अनाउंस किया SHA 3 के हवाले से। तो जो गोल था टू हैव इन प्लेस बाय 2012 बट नॉट फिक्स्ड। SHA 3 की रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि रिप्लेसेस SHA 2 with SHA 3 in any use, so use same hash sizes, preserve the online nature of SHA 2, उसकी ऑनलाइन नेचर को प्रिजर्व करता है। सो मस्ट प्रोसेस स्मॉल ब्लॉक 5.2 और 1024 बिट्स। एवेल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है इसके लिए रखा गया कि सिक्योरिटी क्लोज टू थियोरेटिकल मैक्स फॉर हैश साइज, कॉस्ट इन टाइम एंड मेमोरी इसमें है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो इसको जो है SHA 3 की जो एवेल्यूएशन है उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया वो ये क्राइटेरिया था। नेक्स्ट आता है जी मैसेज ऑथेंटिकेशन के हवाले से। मैसेज ऑथेंटिकेशन इज कंसर्न्ड विद protecting the integrity of message, validating identity of originator and non-repudiation of origin या dispute resolution। तो मैसेज को हम कैसे अथेंटिकेट कर सकते हैं, उसमें हमें इन सारी चीज़ों को देखना होता है कि हमारी कंसर्न इनसे होता है। विल कंसिडर द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, उनको कंसिडर किया जाता है। देन 3 अल्टरनेटिव फंक्शंस यूज्ड, उसमें एक हैश फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, मैसेज इंक्रिप्शन को यूज़ कर सकते हैं एंड मैक अथेंटिकेशन कोड मैक को हम यूज़ कर सकते हैं। मैसेज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के हवाले से बात करें तो मैसेज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या है, एक है डिस्क्लोजर, ट्रैफिक एनालिसिस, मैस्कुरेट, कंटेंट मॉडिफिकेशन है, सीक्वेंस मॉडिफिकेशन है, टाइमिंग मॉडिफिकेशन है, सोर्स रिप्रोडाक्शन एंड डेस्टिनेशन रिप्रोडाक्शन। तो मैसेज की जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं। मैसेज ऑथेंटिकेशन के हवाले से वी हैव कंसिडर्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट, हमने उसको देखा। मैसेज ऑथेंटिकेशन यूजिंग इंक्रिप्शन, मैक्स को हमने देखा, फिर हैश फंक्शन के थ्रू ऑथेंटिकेशन, फिर सी मैक्स के हवाले से हमने देखा ऑथेंटिकेशन यूजिंग ब्लॉक साइफर, pseudo random generation PRNG using hash function and max। डिजिटल सिग्नेचर के हवाले से हमने बात की कि हैव लुक्ड एट मैसेज ऑथेंटिकेशन बट डज नॉट एड्रेस इशू ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। तो डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड द एबिलिटी टू वेरीफाई ऑथर, डेट एंड टाइम ऑफ सिग्नेचर। तो वो डिजिटल सिग्नेचर जैसा नॉर्मल डॉक्यूमेंट में साइन डॉक्यूमेंट है तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट समझा जाता है। इसी तरीके से कंप्यूटराइज जो उसमें है जिस पे डिजिटल सिग्नेचर है उसको वैलिड समझा जाएगा, ऑथेंटिकेटेड मैसेज समझा जाएगा। तो डिजिटल सिग्नेचर से हमें अगर हम किसी उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर है तो हमें प्रोवाइड करता है
द एबिलिटी के हम ऑथर को वेरीफाई कर सकें, डेट एंड टाइम ऑफ सिग्नेचर को हम देख सकें, ऑथेंटिकेट मैसेज कंटेंट कर सकें, एंड बी वेरीफाइड बाय थर्ड पार्टी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट. Hence include authentication function with additional capabilities. डिजिटल सिग्नेचर का मॉडल हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से लेट्स से बॉब है वो ट्रांसमिट करता है एलिस को कोई मैसेज, तो उसमें हम बॉब जो है वो मैसेज को और प्राइवेट की के थ्रू इसमें सिग्नेचर क्रिएट करता है, फिर मैसेज के साथ सिग्नेचर जो सेंड होता है, एंड बॉब जो है वो पब्लिक की के थ्रू इस मैसेज को वेरीफाई करता है और रिटर्न सिग्नेचर करता है. तो इस तरीके से क्या है कि हमें अगर वैलिड सिग्नेचर मिल जाता है तो इट मीन्स ये सेंडर जो है वो एक वैलिड सेंडर है और जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है. तो डिजिटल सिग्नेचर मॉडल के हवाले से हमने बात की कि बॉब कैन साइन ए मैसेज यूजिंग ए डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिथम. द इनपुट टू द एल्गोरिथम आर द मैसेज एंड बॉब्स प्राइवेट की. एनी अदर यूजर say Alice can verify the signature using a verification algorithm. तो इसी के से वो वेरीफाई करता है whose input are the message and the signature and Bob's public key. अटैक्स एंड फोर्जरीज के हवाले से हमने बात की है कि कौन कौन से अटैक्स इसके ऊपर हो सकते हैं. तो अटैक है की ओनली अटैक हो सकते हैं, नॉन मैसेज अटैक हो सकते हैं, जेनेरिक चूजन मैसेज अटैक हो सकते हैं, डायरेक्टेड चूजन मैसेज अटैक, अडैप्टिव चूजन मैसेज अटैक हो सकते हैं. एंड ब्रेक सक्सेस लेवल क्या है, टोटल या उसको ब्रेक कर देगा, या सिलेक्टिव फॉर्जरी उसके अंदर करेगा, या एक्सटेंशनल फॉर्जरी करेगा. डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट हमने देखी थी कि क्या रिक्वायरमेंट है. मस्ट डिपेंड ऑन द मैसेज साइंड, मस्ट यूज इंफॉर्मेशन यूनिक टू सेंडर टू प्रिवेंट बोथ फॉर्जरी एंड डिनाइल. Must be relatively easy to produce, must be relatively easy to recognize and verify. तो मतलब डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ये रिक्वायरमेंट उसकी है कि वो किस तरह का होना चाहिए सो दैट वो एक अच्छा डिजिटल सिग्नेचर कंसीडर किया जाए. बी कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फॉर्ज, उसको कॉपी ना किया जा सके, उसको मिसयूज ना किया जा सके. विद न्यू मैसेज फॉर एग्जिस्टिंग डिजिटल signature with fraudulent digital signature for given message. Be practical, save digital signature in storage. डिजिटल सिग्नेचर्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया था. एल्गैमल एंड शोनर सिग्नेचर स्कीम्स को हमने डिस्कस किया था, एंड डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम और स्टैंडर्ड्स उनको हमने जो है डिटेल से देखा था. की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हमने देखा था कि क्रिप्टोग्राफी में की मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन वो कॉम्प्लेक्स है. सिमेट्रिक स्कीम रिक्वायर बोथ पार्टीज टू शेयर ए कॉमन सीक्रेट की. तो सिमेट्रिक उसमें तो एक कॉमन की जो है वो शेयर हो रही होती है, जबकि पब्लिक की में हमारे पास जो है वो रिक्वायर्स पार्टी टू एक्वायर वैलिड पब्लिक की, have concern with doing both. Key distribution for symmetric encryption to work, two parties to an exchange must share the same key. That key must be protected from access by others. Furthermore, frequent key changes are usually desirable to limit the amount of data compromised if an attacker learns the key. This is one of the most critical areas in security systems. On many occasions, systems have been broken not because of poor encryption algorithm, but because of poor key selection or management. तो इसलिए key selection या key management जो है वो एक important aspect रखता है. तो इस तरह की distribution के हवाले से हमने बात की कि किस तरीके से हम उसके अंदर key distribution के इंश्योर कर सकते हैं और हम एक जो है अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो आफ्टर की डिस्ट्रीब्यूशन हमने ओवरऑल जो की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन उसको देखा, सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पब्लिक की उसको हमने देखा,
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक कीज, उसमें अनाउंसमेंट, डायरेक्टरी, अथॉरिटी एंड CA उसको हमने डिस्कस किया। फिर अथेंटिकेशन जो है, सर्टिफिकेट अथेंटिकेशन, उसके लिहाज से हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमने X.509 जो है अथेंटिकेशन एंड सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमने यूज़र अथेंटिकेशन के हवाले से बात की कि यूज़र अथेंटिकेशन किस तरह की जा सकती है। तो जो चैप्टर हमने स्टडी किया था उसमें दी एग्जामिन सम ऑफ द अथेंटिकेशन फंक्शन दैट हैव बीन डेवलप्ड टू सपोर्ट नेटवर्क बेस्ड यूज़र अथेंटिकेशन। यूज़र अथेंटिकेशन इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक एंड प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस। तो अथेंटिकेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारा अगर हम अथेंटिकेशन यूज़र की कर लेते हैं तो देन आगे बाकी जो है वो सिक्योरिटी को हम अचीव कर सकते हैं। यूज़र अथेंटिकेशन इज द बेसिस फॉर मोस्ट टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल एंड यूज़र अकाउंटेबिलिटी। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे पहला स्टेप है कि जहाँ पे हम एक्सेस कंट्रोल वगैरह में यूज़र अथेंटिकेशन इंश्योर करते हैं। तो इन अथेंटिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप, इसमें 2 स्टेप होते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन स्टेप होता है, दूसरा वेरिफिकेशन स्टेप होता है। आइडेंटिफिकेशन स्टेप और वेरिफिकेशन स्टेप के बाद हमने फंडामेंटल आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप के बाद मीन्स ऑफ यूज़र अथेंटिकेशन कि हम यूज़र को अथेंटिकेट किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या हमारे मीन्स हैं। तो फॉर मीन्स ऑफ अथेंटिकेशन यूज़र आइडेंटिटी बेस्ड वन समथिंग द इंडिविजुअल नोज। तो एक ये है कि हम नोज हम उनके फॉर एग्जांपल पासवर्ड है, पिन है, उसके थ्रू हम इसको यूज़र को अथेंटिकेट कर सकते हैं कि अगर यूज़र पिन या पासवर्ड एग्जिस्ट करता है तो उस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड, पोजेसेस फॉर एग्जांपल की, टोकन या स्मार्ट कार्ड, उनमें वो उसके पास अगर पोजेस करता है तो हम उस तरीके से उसको अथेंटिकेट कर सकते हैं। एंड स्टैटिक बायोमेट्रिक्स के हवाले से हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स हैं या रेटिना है उसके थ्रू कर सकते हैं, या डस डायनेमिक बायोमेट्रिक्स है तो फॉर एग्जांपल वॉइस या साइन के थ्रू कर सकते हैं। तो कैन यूज अलोन और कंबाइंड, ऑल कैन प्रोवाइड यूजर अथेंटिकेशन, तो ऑल हैव इश्यूज। तो हम इस तरीके से यूजर अथेंटिकेशन 4 जो है वेज जो है उससे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड एग्जिस्ट करते हैं। कैरबरॉस के ऊपर हमने बात की थी। कैरबरॉस क्या है? ट्रस्टेड की सर्वर सिस्टम फ्रॉम MIT प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड प्राइवेट की थर्ड पार्टी authentication in a distributed network, allows user access to services distributed through network without needing to trust all workstation, rather all trust a central authentication server। तो इसमें कैरबरॉस बेसिकली क्या है कि एक मेन सेंट्रलाइज पोजीशन पे एक अथेंटिकेशन सर्वर है, तो उसके ऊपर जो है सेंट्रलाइज अथेंटिकेशन के तौर पे वो काम करता है विदाउट नीडिंग टू ट्रस्ट ऑल वर्क स्टेशन, रादर देन कि हम सारे वर्क स्टेशन पे ट्रस्ट करें, हमसे एक जो अथेंटिकेशन सर्वर है उसके ऊपर ट्रस्ट करके जो है वो अथेंटिकेशन करते हैं। तो इसके 2 वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, 4 and 5। कैरबरॉस की रिक्वायरमेंट के हवाले से हम बात करते हैं कि इट फर्स्ट रिपोर्ट आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट एज कि सिक्योर है, इसकी रिक्वायरमेंट सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट एंड स्केलेबल। In a more open environment in which network connection to other machines are supported, an approach that requires the user to prove his or her identity for each service invoked, and also require that servers prove their identity to client is needed to protect their information and resources hosted at the server। यूज़र अथेंटिकेशन के हवाले से हमने जो है वो किन किन चीज़ों को कंसिडर किया। रिमोट यूज़र अथेंटिकेशन इश्यूज को हमने देखा था, अथेंटिकेशन यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, कैरबरॉस ट्रस्टेड की सर्वर सिस्टम उसको हमने डिटेल से देखा था, अथेंटिकेशन यूजिंग एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन,
फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। देन फिर वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि हम अपने सिस्टम्स को, नेटवर्क को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। वायरलेस लैन के जो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल ओवरव्यू एंड सिक्योरिटी, इसमें हमने इन चीज़ों को देखा था। दैन वेब के हवाले से उसका प्रोटोकॉल देखा, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। एंड वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी WTLS जो है वो, उसको हमने स्टडी किया। तो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड इसको हम आफ्टर IEEE स्टैंडर्ड्स और इन चीज़ों के बाद हमने ईमेल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को देखा कि ईमेल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिगार्डेड नेटवर्क सर्विसेज। करंटली मैसेज कंटेंट्स आर नॉट सिक्योर, मे बी इंस्पेक्टेड आइदर इन ट्रांजिट। तो ईमेल की सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो जो जितने भी मेथड है कम्युनिकेशन के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो दरमियान में उसकी ट्रांजिट पे उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो सकती है, कोई इसको अटैक कर सकता है और मिसयूज कर सकता है। और बाय सुटेबली प्रिविलेज यूज़र और डेस्टिनेशन सिस्टम। तो ईमेल सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें कि चूँकि हमारी कम्युनिकेशन है सिक्योर नहीं हो सकती, तो उसके अंदर हम सिक्योरिटी अप्लाई करके उसको कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। तो ईमेल सिक्योरिटी इन्हांसमेंट्स में कॉन्फिडेंशियलिटी का एस्पेक्ट आता है कि उसको हम प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर, कि हम उसको डिस्क्लोज करने से प्रोटेक्ट करें। अथेंटिकेशन है ऑफ सेंडर ऑफ मैसेज, कि अथेंटिकेटेड जो है वो यूज़र होना चाहिए जो मैसेज सेंड कर रहा है, ताकि रिसीवर का ट्रस्ट फैक्टर हो कि ये एक वैलिड यूज़र से जो है मैसेज आया है। मैसेज इंटेग्रिटी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉडिफिकेशन। तो मैसेज जो है वो अनमॉडिफाइड है, जिसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। एंड नॉन रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन के प्रोटेक्शन फ्रॉम डिनाइल ऑफ सेंडर, के सेंडर जो है वो वैलिड सेंडर है, वो उसको डिनाई ना करे कि उसने ये मैसेज सेंड नहीं किया। फिर PGP प्रीटी गुड प्राइवेसी को हमने देखा था कि प्राइवेसी प्रोटोकॉल क्या सिक्योर ईमेल प्रोग्राम इज ए रिमार्केबल फेनोमेनन, हैज़ ग्रोन explosively and is now widely used, largely the effort of a single person, Phil Zimmermann, who selected the best available crypto algorithm to use and integrate them in a single program. PGP जो है which provides a confidentiality and authentication services that can be used for electronic mail and file storage applications. It runs on a wide range of systems in both free and commercial versions. PGP overall क्या है कि जी is widely used de facto secure email, हम उसको ईमेल की सिक्योरिटी के लिए इसको यूज़ करते हैं, जो कि फिल जिमरमैन ने इसको डेवलप किया। Selected best available crypto algorithms to use integrated into a single program. Unix, PC, Macintosh and other system इस चीज़ को अप्लाई किया गया, इनको यूज़ किया गया। ओरिजिनली फ्री, नाउ आल्सो हैव कमर्शियल वर्जन अवेलेबल। तो इसके बहुत से वर्जन मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से इसके अवेलेबल हैं। S-MIME मैसेजेस क्या हैं? S-MIME सिक्योर ए MIME एंटिटी विद ए signature encryption or both, forming a MIME wrapped PKCS object, have a range of content types. So enveloped data, signed data, clear signed data, registration request and certificate only message. तो इसमें डिफरेंट जो कंटेंट टाइप्स हैं वो इस तरीके की हो सकती हैं कि हमारे पास या तो इन्वेलप डाटा में जा रही हैं, साइन डाटा हो सकता है, क्लियर साइन डाटा, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट या सर्टिफिकेट ओनली मैसेज। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी के हवाले से हमने सिक्योर ईमेल को देखा, PGP, S-MIME और डोमेन की आइडेंटिफाइड ईमेल, उसको हमने डिस्कस किया। IP सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात की कि द इंटरनेट कम्युनिटी हैज़ डेवलप्ड एप्लीकेशन
specific security mechanism in a number of application areas that include electronic mail, S-MIME, PGP या Kerberos. इसी तरीके से सिक्योर सॉकेट लेयर वेब एक्सेस के हवाले से, और बाकी भी इसके अलावा भी जो है सिक्योरिटी के लिहाज से मुख्तलिफ वो बनते रहे. तो यूजर्स, हाउ यूजर हैव सम सिक्योरिटी कंसर्न दैट कट अक्रॉस प्रोटोकॉल लेयर. तो यूजर का जो कुछ ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न भी है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी सिक्योरिटी उसके ऊपर की जा सकती है बाय इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी एट आईपी लेवल. इंटरनेट प्रोटोकॉल लेवल पे सिक्योरिटी जो है वो भी रिक्वायर्ड है. तो दैट हैव सिक्योरिटी मैकेनिज्म बट आल्सो फॉर मैनी सिक्योरिटी इग्नोरेंट एप्लीकेशन. तो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जिनके ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. इंटरनली बहुत सी एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनको सारों को हम सिक्योर नहीं कर सकते, बट अगर हम आईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसको अगर आईपी अगर सिक्योर है तो देन इंटरनली अगर कुछ एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है तो भी वो सेफ हो सकती हैं या सिक्योर रह सकती हैं. तो आईपी सिक्योरिटी इनकम्प्रेसेस 3 फंक्शनल एरियाज. उसके 3 फंक्शनल एरियाज हैं: ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड की मैनेजमेंट. तो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म assures that a received packet was transmitted by the party identified as the source in the packet header and that the packet has not been altered in transit. Confidentiality facility क्या है? Enables communicating nodes to encrypt messages to prevent eavesdropping by the third parties. Our key management facility is concerned with the secure exchange of keys. IPsec provides the capability to secure communication across the LAN, across private, public WANs and across the internet. IP security generally provides authentication, confidentiality and key management. आईपी सिक्योरिटी के हवाले से हमने आईपी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को हमने डिस्कस किया था, आईपी सिक्योरिटी पॉलिसीज को देखा था, ईएसपी को हमने डिस्कस किया था, कंबाइनिंग सिक्योरिटी एसोसिएशंस, इंटरनेट की एक्सचेंज एंड क्रिप्टोग्राफिक सूट यूज्ड. नेक्स्ट हमने जो है इंट्रूडर्स के हवाले से पढ़ा था, इंट्रूजन डिटेक्शंस के हवाले से पढ़ा था कि ए सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी प्रॉब्लम फॉर नेटवर्क system is hostile or least unwanted trespass being unauthorized login or use of a system. तो intrusion बेसिकली क्या है कि हमारे पास जितने भी सिस्टम्स हैं, लोकल हैं, रिमोट यूजर्स हैं, तो उनमें यह है कि अनवांटेड या अनऑथराइज्ड यूजर्स भी लॉगिन कर सकते हैं, जिनमें जो वायरसेस, वॉर्म या ट्रोजन हॉर्स की फॉर्म में हो सकते हैं और सिस्टम को हैक कर सकते हैं या उसको क्रैक कर सकते हैं. तो इसमें जो है वो 3 क्लासेस को एंडरसन आइडेंटिफाई करता है, जिसमें एक मैस्कुरेडर की हमने पढ़ी थी, देन मिसफ्रीजर एंड क्लैंडस्टाइन यूजर हो सकते हैं. इंट्रूडर्स अटैक रेंज फ्रॉम दी बेनिजन सिंपली एक्सप्लोरिंग दी नेट टू सी व्हाट इज देयर. तो बेनिजन जो नॉन थ्रेटनिंग यूज़र हो सकता है, तो वो उसमें यह है कि जस्ट अटैक तो करता है लेकिन किसी किस्म का कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता. टू दी सीरियस हु अटेम्प्ट टू रीड प्रिविलेज डाटा, परफॉर्म अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन और डिस्टर्ब सिस्टम. तो जो दूसरे सीरियस अटैकर्स हैं उसमें वो सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर देते हैं. तो इसमें यह है कि इंट्रूडर्स के हवाले से हमने 3 टाइप की जो है वो क्लासेस ऑफ इंट्रूडर्स को देखा, जिसमें एक मैस्कुरेडर है, एक मिसफ्रीजर है और क्लैंडस्टाइन यूज़र है. आफ्टर दिस हमने फिर इंट्रूडर्स के बाद हमने
इसमें ये देखा था कि डिफरेंट टाइप के इंट्रूडर्स हो सकते हैं जो बेनिजन या सीरियस टाइप के हो सकते हैं। बेनिजन जो है वो जस्ट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उसके अंदर से जो है वो रिसोर्सेज वगैरह को जो है वो डाउनग्रेड कर सकते हैं, मीन्स कि सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। लेकिन जो सीरियस किस्म के हैं वो इंट्रूडर्स वो सिस्टम के अंदर डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके अंदर डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं। तो इंट्रूजन की डिफरेंट एग्जांपल भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें हमने देखा था कि जी परफॉर्मिंग ए रिमोट रूट कंप्रोमाइज ऑफ एन ईमेल सर्वर, तो किसी एक ईमेल सर्वर को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, उसके रूट को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। डीफेसिंग ए वेब सर्वर या गेसिंग एंड क्रैकिंग पासवर्ड्स को क्रैक किया जा सकता है, या कॉपिंग ए डेटाबेस कंटेनिंग क्रेडिट कार्ड नंबर। तो हम इस तरह की कोई डेटाबेस को गेट कर लें जो जिसमें क्रेडिट कार्ड नंबर है और उसको हम मिस यूज़ कर सकें, क्योंकि देखिए डाटा और ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी सिस्टम के अंदर है। क्रेडिट कार्ड की डिटेल, जहाँ से क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं, सब कुछ जो है वो कंप्यूटराइज या सिस्टम्स के ऊपर पड़ा है। लेकिन अगर ये सारी डिटेल किसी अटैकर को मिल जाती है तो वो इसको मिस यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से रनिंग ए पैकेट स्निफर ऑन ए वर्क स्टेशन टू कैप्चर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो हम इस तरीके से भी कोई सिस्टम के ऊपर कोई फाइल या कोई सॉफ्टवेयर रन करके तो वहाँ से वर्क स्टेशन से यूज़र नेम और पासवर्ड की पूरी लिस्ट को गेट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सी एग्जांपल इसकी एग्जिस्ट करती हैं जो इंट्रूजन से रिलेटेड हैं। इंट्रूडर्स के हवाले से हमने प्रॉब्लम्स जो है इंट्रूजन की देखी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या बिहेवियर्स हैं, क्या क्या इसकी टेक्निक्स हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन जो है वो हम स्टैटिस्टिकल भी कह सकते हैं एंड रूल बेस्ड भी कह सकते हैं। और इसके अलावा हमने इसमें पासवर्ड मैनेजमेंट के हवाले से भी पढ़ा था कि किस तरीके से हम पासवर्ड को एक अच्छा पासवर्ड रख सकते हैं जिसको कोई क्रैक ना कर सके, और एक अच्छे पासवर्ड की कितनी लिमिट हो सकती है और किस तरीके से हम ओवरऑल पासवर्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं। वायरसेस एंड अदर मलिशियस कंटेंट्स, उसके हवाले से हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर वायरसेस हैव गॉट ए लॉट ऑफ पब्लिसिटी, वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। It affects usually is effect usually obvious, have figured in news report, fiction and movies। तो इसको जो है ज़्यादातर इन जो है रिपोर्ट्स में, मूवीज़ में इसको हाईलाइट किया गया है। एंड गेटिंग मोर अटेंशन दैन डिजर्व आर कंसर्न्ड दो। तो मलेशियस सॉफ्टवेयर के हवाले से हमने देखा था कि किस तरह कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिनको जैसे ट्रैप डोर्स, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्सेस, वायरसेस वगैरह जिनको होस्ट करना पड़ता है उन प्रोग्राम को, और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं जैसे बॉम्ब्स हैं, ज़ॉम्बीज़ वगैरह हैं। तो द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर malicious सॉफ्टवेयर presents a problem because of a lack of universal agreement on all terms and because of overlap. Malicious software can be divided into two categories: those that need a host program being a program fragment, for example viruses वगैरह उस तरह के हो सकते हैं, and those are independent program, for example bombs वगैरह। तो alternatively one can differentiate between those software threats that do not replicate are activated by triggers, so those that do producing copies of themselves। तो malicious software के हवाले से हमने मुख्तलिफ जो malicious प्रोग्राम्स को देखा, ट्रैप डोर, लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, ट्रोजन हॉर्सेस, ज़ॉम्बीज़, उनको डिटेल से डिस्कस किया। वायरसेस क्या हैं और इनके अगेंस्ट फिर एंटीवायरसेस प्रोग्राम्स कैसे बनाए गए, वॉर्म्स क्या हैं, किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स को देखा था। फायरवॉल के हवाले से हमने डिस्कस किया कि फायरवॉल क्या है। ए फायरवॉल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्रेमिसेस नेटवर्क एंड द इंटरनेट टू एस्टैब्लिश ए कंट्रोल्ड लिंक एंड टू इरेक्ट एन आउटर सिक्योरिटी वॉल और पेरीमीटर, फॉर्मिंग ए सिंगल चोक पॉइंट वेयर सिक्योरिटी एंड ऑडिट कैन बी इम्पोज। तो फायरवॉल बेसिकली जो बाहर की इंटरनेट आउटसाइड इंटरनेट है उसको जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल नेटवर्क के दरमियान में हम फायरवॉल प्लेस करते हैं, सो दैट वो फायरवॉल एक प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पे काम करती है और सिर्फ ऑथराइज्ड जो
यूज़र हैं वो उस से एक्सेस करके उसको पास करके तो सिस्टम में इंटर हो सकते हैं। तो फायरवॉल डिफाइंस ए सिंगल चोक पॉइंट दैट कीप्स अनऑथराइज्ड यूजर आउट ऑफ द प्रोटेक्टेड नेटवर्क, prohibits potentially vulnerable services from entering or leaving the network। तो इस तरीके से एक वैलिड यूजर उसके अंदर एंटर हो सकता है। इसी तरीके से प्रोवाइड्स द लोकेशन फॉर मॉनिटरिंग सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट, convenient platform for several internet functions that are not security related. Firewall can serve as the platform for IPsec to implement virtual private network। तो ओवरऑल फायरवॉल एक चोक पॉइंट के तौर पे काम करता है और ऑथराइज जो पर्सन्स हैं ऑथराइज ट्रैफिक को ही सिर्फ अलाउ करता है। और इसी तरीके से ये एक इस तरीके की एनवायरनमेंट वो बना देता है कि सिर्फ जो ऑथराइज ट्रैफिक है वो इसके अंदर फ्लो कर सकती है, बाकी सारे जो है वो उसको स्टॉप कर देता है या कंट्रोल कर देता है। तो फायरवॉल की एक जनरल जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल अनट्रस्टेड नेटवर्क है और ये हमारा प्रोटेक्टेड नेटवर्क है, उसके दरमियान हम फायरवॉल लगा के सिर्फ एक वैलिड जो है वो कम्युनिकेशन थ्रू फायरवॉल जो उसको पास करता है उसको हम आगे सेंड करेंगे। अनवांटेड या अनऑथराइज जो ट्रैफिक है वो यहाँ से फ्लो नहीं कर सकती। इसी तरीके से फायरवॉल की कुछ लिमिटेशंस के हवाले से हमने बात की थी कि कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक बाय पासिंग इट, कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट। तो फायरवॉल जहाँ पे ये है कि अनऑथराइज ट्रैफिक या उस ट्रैफिक फ्लो को रोकता है, वहाँ पे कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं कि अगर कोई उस फायरवॉल को बाईपास करता है तो देन डेफिनेटली फायरवॉल उस पर उसका कोई एक्शन नहीं हो सकता, फायरवॉल उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट, अगर इंटरनली कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के कुछ थ्रेट्स हैं तो देन उसके लिए भी फायरवॉल जो है वो यूजलेस है। कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेस वाया वायरलेस लैन, तो अगर वायरलेस लैन के थ्रू कोई इस तरीके से अटैक आता है तो उसके लिए भी फायरलेस जो फायरवॉल है उसकी वो लिमिटेड है। और कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर इंपोर्टेड वाया लैपटॉप पीडीएस, तो अगर जो लैपटॉप के थ्रू या पीडीएस के थ्रू जो सिस्टम के अंदर अटैक्स हो सकते हैं तो उसमें भी फायरवॉल लिमिटेड है, उसमें फायरलेस यूजलेस है। फायरवॉल जो है वो उसको हमने ओवरऑल देखा कि फायरवॉल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फायरवॉल्स उसको डिस्कस किया, पैकेट फिल्टर, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, एप्लीकेशन प्रॉक्सी, सर्किट लेवल फायरवॉल्स। तो इसके अलावा फिर हमने उसके डिफरेंट जो है फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से भी देखा कि हम फायरवॉल को किस किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम के हवाले से हमने डिस्कस किया कि किस तरह हम साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम से अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। बेसिकली हमारा ओवरऑल जो पर्पस था कि हम किस तरीके से अपने डाटा के सिक्योर कर सकते हैं, उसके प्राइवेसी उसके अंदर किस तरह अचीव कर सकते हैं, डाटा सिक्योरिटी एंड उसके अंदर इंक्रिप्शन के हवाले से हम डिफरेंट जो एल्गोरिदम्स हैं टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए हम ओवरऑल जो डाटा है उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो उसमें प्राइवेसी का भी एक एस्पेक्ट आता है कि सिक्योरिटी तो हम अचीव कर लेंगे लेकिन उसके साथ अगर प्राइवेसी भी है तो देन हमारा ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा, क्योंकि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम इज ए टर्म यूज्ड ब्रॉडली टू डिस्क्राइब क्रिमिनल एक्टिविटी। तो थ्रू दिस साइबर क्राइम या कंप्यूटर के ऊपर जो हमारा डाटा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, नेटवर्क के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो सिक्योर नहीं होगा तो कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन गेट करके कोई डाटा कॉन्फिडेंशियल डाटा को गेट करके मिसयूज कर सकता है। तो इन विच कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क आर ए टूल टू गेट target or place a criminal activity. These categories are not exclusive and many activities can be characterized as falling into one or more categories.
The term cybercrime has a connotation of the use of network, specifically where computer crime may or may not involve network. तो यूएस डिपार्टमेंट ने जो है वो कुछ जो है जस्टिस कैटेगरीज कंप्यूटर क्राइम बेस्ड ऑन द रोल दैट द कंप्यूटर प्ले इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो के यूएस डिपार्टमेंट ने इस हवाले से जो कंप्यूटर्स जो है वो किस तरीके से साइबर क्राइम में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो कंप्यूटर एज टारगेट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन दैट कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है, उसके अंदर जो सिस्टम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो उसको गेट किया जाता है. कंप्यूटर एज स्टोरेज डिवाइस एज ए पैसिव स्टोरेज मीडियम, तो हम बहुत सा जो है क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, कॉलेज कार्ड की इंफॉर्मेशन है, प्रोप्राइटरी कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, जो सारी इंफॉर्मेशन है हम डेफिनेटली सिस्टम के ऊपर स्टोरेज मीडियम में, पैसिव स्टोरेज मीडियम में रख रहते हैं, तो इस तरीके से उसको गेट करके क्राइम किया जा सकता है. कंप्यूटर एक कम्युनिकेशन टूल है, तो ऑफन ट्रेडिशनल क्राइम्स कमिटेड ऑनलाइन, तो हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करके बहुत सी जो है वो बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उसमें भी ये क्राइम जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं. तो इस तरीके से और भी बहुत से मेथड जो हैं वो क्राइम के एग्जिस्ट करते हैं. मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में इसको हम देख सकते हैं कि बहुत सारे क्राइम जो हैं वो थ्रू दिस जो है वो वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं. साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम के हवाले से अगर हम ओवरऑल देखें तो कैटेगराइज बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स रोल, उसको हम एज ए टारगेट कह सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं, एज ए कम्युनिकेशन टूल कह सकते हैं. साइबर क्राइम एंड कंप्यूटर क्राइम के हवाले से हमने देखा कि किस तरीके से ये कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है ये क्राइम में जो है वो क्रिमिनल्स को हेल्प करती है, और अगर हम इसको सिक्योर नहीं करेंगे तो हमारे जो है वो साइबर क्राइम बढ़ते जाएंगे. और उसमें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज वगैरह को भी हमने डिस्कस किया कि बहुत सी डॉक्यूमेंट्स हैं या बहुत सी आइडियाज़ हैं, बहुत सी चीज़ें, पब्लिकेशंस हैं, वो सब चीज़ें जो है वो यूज़र्स या इंडिविजुअल की जो है वो बेसिकली प्रॉपर्टी है. तो उसमें हमने फिर डिस्कस किया था पेटेंट्स के हवाले से, कॉपीराइट्स के हवाले से, एंड जो है उसमें ट्रेडमार्क के हवाले से हमने बात की कि किस तरीके से हम हर डॉक्यूमेंट को या हर प्रोडक्ट को सिक्योर कर सकते हैं. प्राइवेसी का एस्पेक्ट हमने देखा जी, ओवरलैप विद कंप्यूटर सिक्योरिटी, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं. हैज़ a dramatic increase in a scale of info collected and stored, but individual increasingly aware of access and use of personal and private info, concerned on extent of privacy compromise, have seen a range of responses. तो प्राइवेसी के हवाले से हमने बहुत सी चीज़ों को देखा कि प्राइवेसी और इथिकल इश्यूज़ के हवाले से देखा कि हम किस तरीके से अपनी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, अपने जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसके ऊपर प्राइवेसी किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको सिक्योर कर सकते हैं. तो इसी तरीके से इथिकल इश्यूज़ के हवाले से हमने बात की थी कि हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सी इथिकल इश्यूज़ होते हैं जिनको हैंडल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है. इसी तरह कंप्यूटर या आईटी या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के हवाले से भी बहुत से इथिकल इश्यूज़ हैं, एथिक्स हैं. समटाइम ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स बना दिए जाते हैं सो दैट कि उनको फॉलो करते हुए काम किया जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो है वो आपकी फॉर एग्जांपल लॉयल्टी है, तो अब उसको किसी तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता. तो ये सारी इस तरह की चीज़ें या इससे रिलेटेड और बाकी जो है वो एथिक्स में आती हैं. तो इस तरह ये हमने इसमें एथिकल इश्यूज़ के हवाले से भी बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया था. तो इस तरह हमने जो साइबर क्राइम और प्राइवेसी, एथिकल इश्यूज़, इनको डिटेल के साथ डिस्कस किया था.
तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो है हमने लेक्चर 16 से लेकर 30 तक जो मेन पॉइंट्स थे, मेन टॉपिक्स थे, उनको हमने टच किया, उनको रिवाइज किया। तो स्टूडेंट्स आज हमारा 32nd लेक्चर जो है वो एंड होता है और आपका जो डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब तक के लिए जितना भी हमने डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन के हवाले से पढ़ा, उसमें जो मटेरियल है, बुक्स वगैरह, वो सब आपको जो है वो इसके साथ सेंड कर दी जाएंगी। एंड आई विल से बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, फॉर द क्विजेस एंड फॉर द असाइनमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।